हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4, क्लास 10th का मैथमेटिक्स। और इसमें हम बहुत ही बेसिक चीज़ से स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे लेक्चर नंबर 1 में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। इंट्रोडक्शन भी सीखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बेसिकली ये एक पॉलिनोमियल होता है। पिछले चैप्टर में हमने पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा है, चैप्टर नंबर 2 सीखा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। उसी का एक स्पेसिफिक वर्जन आप कह सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो ए एक्स स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्म का होगा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो अभी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सीखते हैं, फिर हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हम जानते हैं कि पी ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें जिसमें ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू रियल होगा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें ए बी सी जो है रियल है और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए इज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों नहीं होता है? ए जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ए जीरो हो गया तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ए यहाँ पर जीरो नहीं हो सकता है। बाकी ए बी सी की जो वैल्यू होंगी वो रियल होंगे, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू रियल होंगी। ये पी ऑफ एक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताने के लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हम इसको जीरो के इक्वल रख दें तो ये हमारी हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख सकते हो कि डिग्री, ये पॉलिनोमियल जो है वो डिग्री 2 में है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ भी है कि ए बी सी के जो है, ए बी सी की वैल्यूज जो होंगी, ए बी सी रियल होगा और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ए बी सी रियल होना चाहिए और ए जो है वो जीरो नहीं हो सकता है, ठीक। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देखो, ए की वैल्यू आप 2 रख सकते हो, 2 2x स्क्वायर, बी की वैल्यू आप 3 रख दो, 3x, और सी की वैल्यू आप 1 रख दो, तो 2x इक्वल्स टू जीरो। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे ही ए की वैल्यू कुछ और भी ले सकते हो, जैसे ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू 5x और सी की वैल्यू 9 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल। तो इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। आज हम जो सीखेंगे वो बेसिकली सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाया जाता है, कैसे फॉर्म किया जाता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स दी जाती हैं वर्ड प्रॉब्लम, उनसे हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अभी हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके सामने ये रख दिया जाएगा, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू जीरो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो तो आपको पता चल जाएगा कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने के लिए इस तरह से जब आप लिखते हो तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखने के लिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू सबसे, x की जो पावर है, ठीक है, डिग्री है, उसको सबसे बड़ी डिग्री लिखो, फिर उससे कम डिग्री लिखो, फिर उससे कम डिग्री लिखो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखी, जबकि यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी? तो a की वैल्यू को कंपेयर करने के लिए आप ना इससे कंपेयर करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इससे कंपेयर करोगे अगर इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, जबकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई इस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में ए का वैल्यू आ गई -1। एक्स का कोएफिशिएंट बी है, जबकि एक्स का कोएफिशिएंट 3 है, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई।
कांस्टेंट टर्म इस इक्वेशन में c है, जबकि इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ पर c है और यहाँ पर 1 है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1 इस इक्वेशन के लिए होगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, फिर उसके बाद हम कंपेयरिंग करेंगे। आगे के सवालों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में करके सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आगे एक्सरसाइज देखेंगे। तो अब हम एग्जाम्पल्स लगाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ये रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, ठीक है। तो इन सिचुएशंस को मैथमेटिकली, यानी जो क्वेश्चंस में दी गई इंफॉर्मेशन है, इनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है हमें, ठीक है। कैसे लगाएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट देखें। John and Jivanti together have 45 marble. Both of them lost 5 marble each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marble they had to start with. ठीक है, मतलब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जॉन और जीवांती, एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 फर्स्ट का, एग्जाम्पल नंबर 1 का पहला, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? जॉन एंड जीवांती, ठीक है। ये जॉन है, जीवांती, इन दोनों के पास टुगेदर कितने मार्बल हैं? 45 मार्बल है, ठीक है। जॉन एंड जीवांती दोनों के पास कितने मार्बल हैं? टोटल 45 मार्बल हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जॉन एंड जीवांती दोनों के पास जो है, अगर हम प्लस कर दें तो दोनों के पास 45 मार्बल है, दोनों के पास, ठीक है। दोनों के पास, इनके भी पास कुछ मार्बल होंगे, इनके पास कुछ मार्बल होंगे, दोनों के मार्बल का सम जो है 45, ठीक है। उसके बाद कहा है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। अच्छा, अगर हम ये कह लें कि जॉन के पास, मान लें कि जॉन के पास x मार्बल है। अब हम इक्वेशन को कैसे बनाते हैं ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी। पहले ये कैसे सोचा जाता है। हमसे पूछा गया है क्वेश्चंस में कि क्या पूछा गया? फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद, यानी कितने मार्बल थे, कहाँ कितने मार्बल से दोनों ने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे, बीच में तो 5 मार्बल लॉस्ट भी कर देते हैं ये दोनों, ठीक है। तो हमसे ये पूछा गया है कि कितने मार्बल से इन दोनों ने स्टार्ट किया था ये चीज़, यानी इसके पास कितने मार्बल थे, इसके पास कितने मार्बल थे, ताकि दोनों मार्बल का सम जो है 45 आ जाए, ठीक है। हमसे ये पूछा गया। मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में जॉन के पास x मार्बल थे, जॉन के पास x मार्बल थे, तो जीवांती के पास कितने होंगे? जीवांती के पास मार्बल होंगे 45 माइनस एक्स, ठीक। कैसे अभी आया है 45 माइनस एक्स? देखिए, मान लेते हैं कि जॉन और जीवांती दोनों के मार्बल मिला के, फॉर एग्जाम्पल 45 नहीं 10 मार्बल हो गए। अगर मान ले कि जॉन और जीवांती के पास 10 मार्बल थे, और जॉन के पास अगर मैं कह दूं 6 मार्बल हैं, कितने? 6, दोनों के पास मिला के 10 हैं। ये एक एग्जाम्पल है, दोनों के पास मिला के 10 हैं। जॉन के पास अगर 6 हैं तो जीवांती के पास कितने होंगे? सिंपल सा मेथड है, 10 में से 6 निकाल दो, 4 बचेंगे। ये जीवांती के पास 4 होंगे, क्योंकि दोनों को मिला के तो 10 है ना, और इसके पास 6 तो इसके पास 4 होना है, ठीक। वही है, दोनों के मिला के कितने हैं? 45 हैं। इसके पास x है, तो टोटल में से हमने क्या किया? टोटल में से x को माइनस कर दिया, तो जो बचा वो जीवांती के पास चले गए, ठीक। अब क्या करते हैं? ये पहला स्टेप हमारा, स्टेप नंबर 1 है। आप ऐसे ये लगा सकते हो कि हमारे स्टेप नंबर 1 है। पहला तो हमें यह सोचना होगा कि इस तरह से इक्वेशन को हम लिखने सीखे। दूसरा स्टेप क्या है कि वो क्या करते हैं दूसरे स्टेप में? बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। अब 5 मार्बल दोनों जो है लॉस्ट कर देते हैं। लॉस्ट मतलब 5 मार्बल कम हो जाते हैं। तो इसके पास अगर 5 मार्बल कम करोगे तो x मार्बल अभी है, 5 कम करोगे तो ये इतने हो जाएंगे जॉन के पास, और इसके पास कम करोगे जीवांती के पास 5, तो 45 माइनस एक्स हैं अभी इसके पास, और 5 कम करोगे तो इतने हो जाएंगे, ठीक। 5 कम करोगे तो इतने हो जाएंगे, यानी कितने हैं? x माइनस 5 जॉन के पास हैं, और कितना है? 45 माइनस 5 कितना हो गया? 40 माइनस एक्स जीवांती के पास हो जाएंगे, ठीक। तो इतने मार्बल इस टाइम जो है माइनस करने के बाद इतने मार्बल हैं। फिर आपसे पूछा गया कि बताया गया प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124।
अब जो इनके पास मार्बल बचे, इनका प्रोडक्ट 124 आता है। इनके मार्बल जो बचे हैं, इन दोनों मार्बल्स का अगर दोनों के पास जो मार्बल बचे उनका अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए तो 124 आता है। तो जॉन के पास अभी कितने मार्बल बचे हैं? x-5। जॉन के पास x-5 मार्बल बचे हैं, जबकि जीवांती के पास जो है 40-x मार्बल बचे हैं। इनका अगर प्रोडक्ट कर दिया जाए तो 124 होता है। तो हमने क्या किया, हमने प्रोडक्ट कर दिया x-5 का प्रोडक्ट कर दिया किससे? 40-x से, ठीक है। और ये बराबर कितने लग गया? 124, क्योंकि 124 फाइनली मार्बल बचे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट इनका यही आ रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। x इंटू 40 तो 40x, ठीक है। एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा माइनस का 5 चौको 20, 200 आ जाएगा। और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5x, ठीक है। और ये आ जाएगा 124 के बराबर। ये है माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखो माइनस एक्स स्क्वायर, और x की कितनी वैल्यू होती है? 40x है यहाँ पर, और यहाँ पर 5x है, तो 45x, ठीक है। 45x, और ये देखो 200 है, माइनस का 200, और उधर से प्लस है 124, इधर लाएंगे तो 124 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, और ये कितना हो जाएगा? 200 प्लस 100 324, तो 324, ये 0 के बराबर हो गया, ठीक है। माइनस में है, अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो अगर माइनस अगर कॉमन ले लोगे आप, तो यहाँ पर माइनस अगर कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस बचेगा 45x, क्योंकि माइनस इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर यहाँ देखो साइन पलट जाता है बस माइनस लेने से, कॉमन लेने से, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 324, ठीक है। और ये हो जाएगा 0, यानी फाइनल जो इक्वेशन ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा ऐसे माइनस, और ये फाइनल इक्वेशन हमारी आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आई है। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना अगर आपको आता है तो आप इसे तुरंत सॉल्व करो, और तुरंत x की यहाँ से वैल्यू निकलेगी। x की जो वैल्यू होगी वो क्या निकल के आएगी? x की वैल्यू निकल के आएगी, और वो क्या बताएगी? वो बताएगी नंबर ऑफ मार्बल जॉन है, जॉन के पास कितने मार्बल हैं वो निकल के आएगा। तो जॉन के पास कितने मार्बल हैं अगर वो निकल आया तो 45 में से जो मार्बल एक्स की वैल्यू निकल के आएगी उसको माइनस कर देंगे, तो जीवांती के पास मार्बल निकल आएंगे, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो। लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया गया है, आपको सिर्फ इक्वेशन बनानी है, तो आपने इक्वेशन बना के बस आपको यहीं तक करना है, इक्वेशन यहीं पर बन के कंप्लीट हो गई है। ये हमारा होगा फाइनल आंसर, ठीक है माय डियर फ्रेंड। तो यहाँ पर यही हमें इक्वेशन बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हम फैक्टराइजेशन मेथड में, एक वीडियो है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसमें हमने सिखाया है कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। आगे की वीडियो में सीखेंगे भी, ठीक है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सीखेंगे, ठीक है। तो अभी तो हमें ये फॉर्म करने को बताया था कि इक्वेशन को बनाया कैसे जाता है, तो इस तरह से इक्वेशन को फॉर्म किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 कैसे लगाते हैं चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 का पहला क्वेश्चन था, एग्जाम्पल नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्व करते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ के कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, सबसे पहले हम ये देखते हैं। क्वेश्चंस पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हमें फॉर्म करना है, तो अभी एक एक पार्ट हमें इस क्वेश्चंस का पढ़ना पड़ेगा फिर से, ठीक है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कहते हैं कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कुछ टॉयज एक दिन में बनाती है। तो मैं मान लेता हूँ कि भाई कॉटेज इंडस्ट्री है, एक्स टॉय बनाती है, मान लेते हैं भाई कॉटेज कुछ टॉयज बनाती है एक दिन में, तो हमने कह दिया कि कॉटेज इंडस्ट्री है, एक्स नंबर ऑफ टॉयज बनाती है। आपको ये लिख, जैसे इस क्वेश्चंस में है, ये आपको लिख लिख के करना पड़ेगा कि इनिशियल कंडीशन में जॉन के पास कितने मार्बल थे, एक्स थे, तो जीवांती के पास 45 मार्बल, ये सब लिख लिख के आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये हम शॉर्ट मेथड में लगा रहे हैं, ठीक। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर कैसे, बेसिकली हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना आ गया तो लिखना तो वैसे भी हम सीख जाएंगे, ठीक है। तो
हम मानते हैं क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 में क्या है कि इसमें बताया गया है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अन सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, यानी एक दिन में कुछ टॉयज बनाती है कॉटेज इंडस्ट्री। मान लेते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है एक दिन में एक्स नंबर ऑफ टॉयज बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय की बात की गई, यहां पर आप क्वेश्चंस में देखो ईच लिखा हुआ है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर एक टॉयज की वो कितनी है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो एक्स नंबर ऑफ टॉयज मान लो एक दिन में बनाती है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा एक टॉय का, वो होगा 55 माइनस एक्स। क्वेश्चन में आपको यही दिया गया, आप एक दो बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ठीक, और अ पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। अब देखो 750 कैसे, एक टॉय का दाम इतना है, एक टॉय का प्राइस कितना है, इतना है, जबकि एक दिन में टॉयज बनाती है एक्स। जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो एक दिन में टॉयज बनाती है एक्स, एक टॉय का दाम इतना है, टोटल का निकालना है, एक पर्टिकुलर डे में टोटल बनाती है उसका चार्ज कितना हो जाता है, 750 रुपये हो जाता है टोटल। ठीक है, एक पर्टिकुलर डे में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना 750 हो जाता है। तो एक दिन में बनाती इतना है, एक का दाम इतना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल का दाम निकल के आएगा और ये बराबर होगा 750 के। अब इससे मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से देखो 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। ठीक है, 750। तो यहाँ पर हम माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, और इधर आएगा तो ये 750 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x, सिर्फ साइन चेंज होगा, प्लस का 750। ठीक है, ये इक्वल टू 0 के बराबर हो गया, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। ठीक है, ये हमारा होगा इक्वेशन। ठीक है, जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमारा होगा इक्वेशन। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू निकलेगी, और x को हमने क्या माना है, x को माना है कि वो कंपनी जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो नंबर ऑफ टॉयज पर डे बनाती है। तो ठीक है, तो x से निकल के आएगा, x हमने माना है कि नंबर, लेट द नंबर ऑफ टॉयज मेड बाय द कॉटेज इंडस्ट्री इन अ डे भी x। तो ये x की वैल्यू से वही चीज निकल के आएगा जो आपने माना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 इक्वल टू 0, ये हमारा होगा इक्वेशन। जिस तरह से वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है उस तरह से आप जब इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे तब आंसर आपका निकल के आएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन और एग्जांपल्स लगाते हैं, जिसमें ये सीखेंगे हम कि पर्टिकुलर क्वेश्चंस दिया जाएगा आपको और उसमें पूछा जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। तो अब हम एग्जांपल नंबर 2 लगाते हैं। एग्जांपल नंबर 2 जो रखा है उसमें क्या पूछा गया है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पता करेंगे, ये क्वेश्चंस बहुत सरल है। इसमें से हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि कैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नंबर जो है 2 ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 2 कैसे पता लगाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ये पता करने के लिए एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 का दूसरा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 का दूसरा लेते हैं। ठीक, क्या है क्वेश्चंस में, x इंटू एक्स प्लस 1, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2, x प्लस 2, x माइनस 2, x माइनस 2। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चंस दिया गया है और आपसे पूछा ये जा रहा है कि ये जो इक्वेशंस बन के आएगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है।
तो अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में जरूर होगी, ठीक है, इस फॉर्म में, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में जरूर होगी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स को अंदर ले जाते हैं तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू, ये कितना है, ये तो यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर और 2 स्क्वायर लगेगा तो 2 2 जा 4, ये डायरेक्ट हमने 2 लिख दिया है, 4 लिख दिया है, ठीक है, डायरेक्ट 4 लिख दिया है। आप देखो ना, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो रहा है, अगर इक्वल टू के बराबर के दोनों तरफ साइन अगर एक सेम हो और एक ही नंबर लिखा हो तो कैंसिल हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक। ये कितना है यहाँ पर एक्स प्लस 8 और ये इधर कितना है -4, ठीक है, तो उधर से ये इधर आएगा x प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 12 कितना आ गया, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म है? बिल्कुल नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यानी हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 का, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, तो द गिवन इक्वेशन इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से आप चेक करो, सॉल्व कर करके आप चेक कर सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 में अगर हम एक क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज 4.1 में, तो सबसे ये जो पार्ट 1 में है उसमें सिर्फ यही चीज बताया गया है कि पर्टिकुलर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, सिर्फ यही आपको निकालना है बेसिकली, ठीक है। सब में यही चीज पूछा गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको सिर्फ क्या करना है, इनको सॉल्व करना है और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है। अगर उस तरह की कोई इक्वेशन आती है तो दी गई गिवन इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं आती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है माय डियर फ्रेंड। हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं एक एक पार्ट करके, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 का 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं, सारे पार्ट हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है पार्ट नंबर 2 का, कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन twice its breadth. We need to find the length and the breadth of the plot, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगुलर प्लॉट है, ये एक ट्रायंगुलर प्लॉट, ठीक है। इस ट्रायंगुलर प्लॉट का एरिया क्या है, तो इस ट्रायंगुलर प्लॉट का ये देखो एरिया ये होगा, इस ट्रायंगुलर प्लॉट का जो एरिया होगा वो ये होगा, ठीक है। अब इस ट्रायंगुलर प्लॉट में क्या है कि बताया गया है कि इसका टोटल एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर, यानी इसका जो एरिया है टोटल वो कितना है 528 मीटर स्क्वायर है इसका एरिया। इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया बताया है 528 मीटर स्क्वायर। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं आप फिर से ये सीखो। यहाँ पर इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर। फिर आपसे क्या कहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, तो लेंथ क्या है, ये लेंथ है प्लॉट की, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। कहते हैं द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी ब्रेथ अगर x है तो लेंथ कितनी है, लेंथ है 2x प्लस 1। अब ये कैसे आया 2x प्लस 1, देखते हैं क्या बोला है कि यहां पे देखो द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो पहले ब्रेथ कितना हमने ली थी, x ले लिया, ब्रेथ का हमने ट्वाइस किया तो 2x आ गया, और लेंथ 1 मोर देन कहा है तो 1 ऐड कर दिया। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही सारा काम किया गया है, ठीक।
अब इसका जो एरिया होता है रेक्टेंगल का, वो क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है ना रेक्टेंगल का एरिया। लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दो, रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या निकल के आएगा, रेक्टेंगल का एरिया पहले से ही दे रखा है कितना, 528, तो 528 दे रखा है, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हमें पता है कितनी दे रखी है, 2x+1, ठीक है। तो लेंथ लिखेंगे यहाँ पर 2x+1, और ब्रेथ कितनी है, x है, तो ब्रेथ x है, इक्वल्स टू 528, ठीक है। ये हो जाएगा 528 के बराबर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x², ठीक है, x हो जाएगा 2x² प्लस x इक्वल्स टू 528, और ये आएगा 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। क्या ये ax² प्लस bx प्लस c वाला फॉर्म है, बिल्कुल है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू क्या आपको देगी, x की वैल्यू आपको देगी ब्रेथ, x की वैल्यू आपको देगी ब्रेथ रेक्टेंगल की, और x की वैल्यू अगर यहाँ पर रख दोगे तो आपको लेंथ भी पता चल जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने बताया वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, तो आप x की वैल्यू निकालो। अभी तो हमें कहा नहीं गया, अभी तो इक्वेशन को फॉर्म करने को कहा गया, तो ये इक्वेशन होगी, इस इक्वेशन से ही आंसर सॉल्व होके आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, पार्ट नंबर 2 का, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, ठीक है। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 306 है, 306 है। तो हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव मतलब आसपास, मतलब एक के बाद एक जो आते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल में अगर हम देखें, एग्जांपल में अगर देखें तो देखो, जैसे पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर हम लिखें तो यहाँ पे 2 3 4 5 6, इस तरह से ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। एक से भी शुरू हो सकता है, एक से, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इसमें से कुछ हो सकता है। तो कहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का, वो कितना है, 306। तो मान लेते हैं कि कोई इंटीजर x है, कोई इंटीजर कितना है, x मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद वाला इंटीजर क्या होगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात की है, तो इसके बाद वाला इंटीजर क्या होगा, x+1 होगा। अरे भैया एक मान लेते हैं कि एक 2 मान, अगर 2 माने होते तो इसके बाद वाला तो 3 होता, तो हमने x माना तो इसके बाद वाला x+1 होगा। और इनका प्रोडक्ट यानी इनका मल्टीप्लीकेशन कितना है, 306 के बराबर दे रखे हैं। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, x² और प्लस x, और इधर देखें 306 आ गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं x² प्लस x माइनस 306 इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। बहुत ज़्यादा सिंपल है, अगर आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ में आ जाए तो, ठीक है। तो ये चीज़ें समझनी है कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तुरंत फॉर्म किया जाता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, क्या निकलेगा, वो इंटीजर निकलेगा, x की वैल्यू से एक इंटीजर निकल के आएगा जो हमसे पूछा जाएगा, पूछा गया है। लेकिन अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करने को बताया गया है, तो इसलिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ बना दी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या लिखा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360, we would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज, ठीक है। रोहन्स प्रेजेंट एज कहा है, हमें निकालना है। मान लेते हैं कि रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज, देखिए ये रोहन है और ये रोहन की माता जी है, ठीक। ये रोहन है और ये रोहन की माता जी, ठीक। क्वेश्चंस क्या कहा है कि आपको रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। मान लेते हैं रोहन के प्रेजेंट जो निकालना है उसे हम x मान लेते हैं, रोहन की प्रेजेंट एज मान लेते हैं कितना है, x है। रोहन के प्रेजेंट एज मान लिया हमने कितना, x मान लिया। रोहन की जो माता जी हैं वो
26 ईयर ओल्ड है रोहन से, तो रोहन की माता जी की एज कितनी होगी, x प्लस 26 होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि x प्लस 26 में से अगर इस रोहन की एज को माइनस करेंगे तो देखो x प्लस 26 माइनस एक्स करेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, 26 साल आ जाएगा। तो रोहन की माता जी 26 ईयर ओल्ड है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक, फिर क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब 3 साल बाद पहला स्टेप हमारा ये होगा। अब तो कह रखे कि आफ्टर 3 ईयर। ठीक है, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर क्या होगा, देखो आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर क्या होगा, आफ्टर 3 ईयर ये होगा कि रोहन 3 साल बड़ा हो जाएगा। अभी तो इसकी एक एक्स है, तो आफ्टर 3 ईयर इसकी एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 3, और इसकी माँ की एज कितनी हो जाएगी, तो अभी तो x प्लस 26 है, इनकी माँ की एज हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, इनकी भी तो एज 3 साल बढ़ेगी। ठीक है, और फिर कहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितने के बराबर है, 360 के बराबर है, 360। तो यानी रोहन की एज प्रेजेंट में कितनी हो गई, x प्लस 3 हो गई। ठीक है, और इनकी माता जी की एज कितनी होगी, x प्लस 26 प्लस 3 कितनी, x प्लस 29। ठीक है, तो x प्लस 29 टोटल। ठीक है, और इनकी एज का प्रोडक्ट अब 360 है। ठीक है, ये दे रखा है, इनकी प्रोडक्ट, इनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 दे रखा है। तो अब यहां से हम जो है सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी फॉर्म होगी। ठीक है, x इंटू एक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 29x, ये कितना आ जाएगा 3x, और 3 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 व 27, 3 दूनी 6, तो 8, 360। ठीक, तो ये सॉल्व हो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x, ये पूरा ऐड कर देते हैं। ठीक है, 29 प्लस 3 32, तो पूरा 32 लिखते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, और माइनस कितना आ गया ये 360। तो यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 87, प्लस का 87 है और माइनस का 360, तो माइनस का कितना आ जाएगा ये, तो ये कितना, माइनस प्लस का 87, 273 इक्वल टू 0। अब ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो क्या है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से तो x का वैल्यू आएगा। x का वैल्यू हमने क्या माना था, रोहन की प्रेजेंट एज मानी थी, और यही क्वेश्चन में पूछ रखा है, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रोहन की एज बताओ प्रेजेंट में, तो x यहाँ से सॉल्व क्या आ जाएगा, यही आंसर हमारा होगा। ठीक, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। अगला क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स a distance of 480 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. ठीक है, स्पीड ट्रेन की क्या होगी, तो हम स्पीड ऑफ द ट्रेन मान लेते हैं x, जिसको आपको निकालना है आप सिर्फ उसको x मान लो, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ट्रेन जो है ए से ट्रेवल करना स्टार्ट करती है और कहाँ तक जाती है, बी तक जाती है। तो ए से ट्रेवल करती है बी तक जाती है, तो मान तो ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 480 किलोमीटर। ये तो फिक्स कर दिया गया है, 480 किलोमीटर ये फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड है यानी स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, फॉर्मूला हमको पता है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला हमें आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें आता है। अभी जो है ट्रेन की हमने स्पीड कितनी मानी है, एक्स मानी है, एक्स मानी है अभी ट्रेन की स्पीड। ठीक है, तो स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन भी एक्स है, एक्स ट्रेन की स्पीड है, डिस्टेंस इतनी है, ट्रेन की स्पीड हमने इतनी मानी है, तो क्या हो जाएगा, यहां से हम निकाल सकते हैं। तो x यहां पर क्या हो गया,
तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट स्पीड जो मानी है, मान लीजिए वो x माना है और डिस्टेंस 480 किलोमीटर का है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड कितना है, x है हमारा, डिस्टेंस कितना है 480, ठीक है, और टाइम t है। तो यहाँ से टाइम का कितना वैल्यू निकल के आया, 480 बटे x। ठीक है, यहाँ से टाइम का कितना वैल्यू निकल के आया, 480 बटे x। प्रेजेंट स्पीड हमने x माना है और ये टाइम निकल के आया कितना लगेगा, अगर x स्पीड से चलेगी ट्रेन तो कितना टाइम लगेगा, 480 बटे x। अब क्वेश्चंस में क्या क्या, क्या कह रखा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड घटा दी जाए, यानी अभी प्रेजेंट में स्पीड x है और x माइनस 8 कर दी जाए। इन्होंने कहा है कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, ये हमें पता होना चाहिए कि ये प्रेजेंट स्पीड है, ये प्रेजेंट स्पीड है, प्रेजेंट स्पीड। ठीक है, प्रेजेंट स्पीड हमने मानी है x। ठीक है, अब ये कह रखे हैं कि अगर 8 किलोमीटर स्पीड कम कर दी जाए, देन इट वुड हैव टेक 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी फिर इतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए 3 घंटे ज़्यादा लेती है। तो भाई अगर x की स्पीड से ज़्यादा चल रही है, x की स्पीड से चल रही है, 8 यूनिट से स्पीड को कम करोगे, ठीक है, तो कितना, 3 घंटे ज़्यादा लेती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर स्पीड ये कर दी गई है तो टाइम पहले कितना था, 480 बटे x, अब कितना हो जाएगा टाइम, तो अब हो जाएगा 480 बटे x प्लस 3, क्योंकि 3 घंटे ज़्यादा लेने वाली है, अब समय 3 घंटे ज़्यादा लगी, तो ये हो जाएगी स्पीड हमारी। पर अब क्या हो गई है, तो अब ये हो गई है स्पीड और ये हो गया है टाइम। ठीक है, अब ये हो गई है स्पीड और ये हो गया है टाइम। अब आपसे क्या पूछा गया है, सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड निकालना है, फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे स्पीड निकालने के लिए, फिर से स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड हमारी है x माइनस 8। ठीक है, स्पीड हमारी कितनी है, x माइनस 8। तो ये स्पीड हो गई, डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस हमारा 480 फिक्स था पहले से ही, तो 480 स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम ये हो गया, टोटल टाइम ये हो गया, तो 480 बटे x प्लस 3। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो ये x माइनस 8 का मल्टीप्लिकेशन इससे होगा। ठीक है, और ये 480 का मल्टीप्लिकेशन इससे होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। जब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रखा है, क्योंकि अब ये कंडीशन देखेंगे। पहले एक बार फिर से समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं कि इसको हम कैसे लेके आए हैं। ठीक है, प्रेजेंट स्पीड हमसे पूछा था कि ये कोई ट्रेन है जो कि ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर ट्रेवल करती है। ठीक है, x स्पीड से ट्रेवल करती है, तो इतना हमने माना कि उससे पूछा गया कि x स्पीड से अगर ट्रेवल करती है, प्रेजेंट स्पीड अगर हमने x माना है, 480 किलोमीटर इसे जाना है, तो स्पीड इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम से हमने ये पता लगा लिया कि कितना समय लगेगा, तो 480 बटे x समय लगेगा इसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में। ठीक, इतना टाइम लगेगा इतनी स्पीड से अगर ट्रेवल करेगा तो। लेकिन इन्होंने कहा अगर स्पीड को 8 यूनिट से कम कर लिया जाए, तो हमने स्पीड को 8 यूनिट से कम कर लिया। तो 8 यूनिट से कम कर लेने से क्या होता है कि टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगता है। तो हमने कहा 3 घंटे ज़्यादा लगता है, तो पहले टाइम लगता था 480 बटे एक्स, अब 3 घंटे ज़्यादा लगता है तो अब इतना टाइम लगेगा। ठीक, अब टाइम लगे, इतना ज़्यादा लगता है तो इतना टाइम लगेगा। अब स्पीड इसको डिस्टेंस वाला फॉर्मूला हमने लगाया तो ये फिर से निकल के आया। ठीक है, इस तरह से आया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, और फिर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं, तो 400 x माइनस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना है, x माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 480 बटे x प्लस 3 इज इक्वल टू 480 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 480 आ जाएगा। ठीक, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे अंदर ले जाओगे तो x को एक बार पहले मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 480, क्योंकि x जाएगा तो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो 480 प्लस 3x। ठीक है, 3x फिर माइनस कर ले जाओगे 8 से, तो ये 8 इंटू 480, ठीक है, बटे x, और 8 3 24। ठीक है, यह आ जाएगा 8 3 24, माइनस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है,
480 इधर आई, 480 से 480 कैंसिल हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, और हम एस एक्स डाउन में एलसीएम है तो एक्स एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 3x कितना बचेगा, निकल के कितना आएगा 3x माइनस 8 इंटू 480 बटे x माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन x एलसीएम ले लेंगे तो देखिए 3x स्क्वायर माइनस 8 28 64 8 चौक 32 6 38 माइनस 24x, ये x बचेगा। ये अब मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जीरो के बराबर है, इसका मतलब न्यूमरेटर ही जीरो होगा। ये तो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये नीचे जीरो हो जाएगा तो ये वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी, तो ऊपर वाला ही जीरो होगा। तो ऊपर वाला जीरो रखते हैं यहाँ पर। 3x स्क्वायर माइनस का 24x, ये टर्म लिखे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, और ये माइनस का 38 40 इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले सकते हो इसमें से आप, तो 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3 बटे 24, और देखो 3 का 3 3 2 6 3 बटे 24, ठीक है। ये उधर जाएगा तो डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन के आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ये आ जाएगी। ये हमारी फाइनल इक्वेशन होगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको इस फाइनल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये x की वैल्यू निकल के आएगी, और x हमने क्या माना है, x हमने माना है प्रेजेंट स्पीड, और यही प्रेजेंट स्पीड निकल के आएगा, ठीक है। तो ये रही हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हुई, ठीक है। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 तक स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लोगों में शेयर करें ताकि वो भी ये क्लास 10th का मैथमेटिक्स सीख सकें। थैंक यू।